जरूरी नहीं कि हिफाजत घर के बाहर वालों से करनी हो। कभी कभी दुश्मन घर के अंदर या खैर ख्वाह बनकर कौम के अंदर भी मौजूद होता है। अभी जो बातचीत हुई उसमें ये बात नुमायां हुई, एकदम सामने आई, और ये वो मुद्दा है जो कि मुंसिफ टीवी ने आपके सामने पूरी बेबाकी के साथ रखा है, इस उम्मीद के साथ कि अक़लियत इस बात को आज जब घर जाएगी तो याद रखेगी कि उसे सिर्फ दूसरी कौम को शिकायत करके या गाली देके काम नहीं चलेगा। अपना घर पहले दुरुस्त करना होगा, तब वो दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाल पाएगी। और वो जो हाथ डालना है शायद फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका अपना घर दुरुस्त है। बहरहाल हमारे सेशन का सिलसिला आगे जारी रहेगा, और अब वो पल है जिसका इंतजार न केवल यहां बैठे हुए हाजरीन कर रहे थे, बल्कि मुंसिफ टीवी के वो लाखों दर्शक जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वो भी कर रहे थे। आवाज दूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को कि वो स्टेज पर आए और अपनी पुरजोर बुलंद आवाज में वो नारा जो कि उनकी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता देते हैं, उसको अपनी कौम के सामने जस्टिफाई करें। और उनकी इस बुलंद आवाज के साथ खुशामदीद, उनकी इस बुलंद आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के लिए आवाज दूंगा मैं सबसे पहले हबीब नासिर साहब को कि वो स्टेज पर आएं और उनका वेलकम करें। हबीब नासिर साहब जो कि सीईओ और मैनेजिंग एडिटर हैं मुंसिफ टीवी के। और अब बिना देर किए सीनियर एडिटर नेशनल ब्यूरो खुर्शीद रब्बानी जो अब अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ। के मुख्यमंत्री मुसलमान को भी बनाया गया, ठीक है साहब, तो मौका तो मिलता है वहां पर, टिकट भी पर अगर ये आधार है, एक आपके सवाल को बीच में रोक रहा हूं, तो पहली बार किसी भी मुस्लिम को, गुजर समाज से आने वाले मुस्लिम को, जम्मू कश्मीर के उस समाज को, बकरवाल समाज जिसको अनदेखी की गई, जिसकी उधर से एक व्यक्ति को, गुलाम अली खटाना को उठाकर राज्यसभा में भेजने का काम भाजपा ने किया। अगर राष्ट्रपति द्वारा अरे भाई, वो कौन राष्ट्रपति अपने मर्जी से थोड़ी करते, वो तो कैबिनेट जो नाम देती है, जो सरकार नाम देती है उसी को करते। वो राष्ट्रपति जी का विवेक नहीं होता, और हमारी सरकार का विवेक है। उसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं कि जो एक समय पर, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं खुर्शीद भाई, गुजरात में भी 9-10% मुस्लिम है, मतलब कि कायदे से 180 में से 18 सीटें मुसलमानों की देनी चाहिए हर पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने, और ये मोदी जी के आने से पहले 1995 में लास्ट 10 से ज्यादा सीटें दी थी विधानसभा की, उसके बाद कभी नहीं दी है। मोदी जी थे भी 4 तक देते हैं अब। मतलब क्या है कि चाहे कांग्रेस हो या कोई भी और दल हो, वो ये निर्णय विनेबिलिटी के आधार पर करता है। अगर कांग्रेस करे तो वो विनेबिलिटी का आधार ठीक है, अगर भाजपा विनेबिलिटी के आधार पर सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारे तो वो सांप्रदायिक है। या तो आप कहिए कि दोनों विनेबिलिटी के आधार पर करते हैं, या कहिए कि कांग्रेस भी सांप्रदायिक। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात मान ली हमने कि भाई जो है वो, अब ये गारंटी कैसे दी जाएगी कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो सारे जीतेंगे ही? पिछली बार 200 जो है वो टिकट दिए थे ना आपने, और 199 दिए थे नॉन मुस्लिम्स को, एक टिकट दिया था जो है उनका टिकट काट करके फिर टोंक से उतार दिया था, कहा गया था इनको भी हराने के लिए दिया है। उससे पहले 4 टिकट दिए थे तो 2 जीते थे। राजस्थान की विधानसभा में एक वक्त ऐसा भी था कि सिर्फ 2 मुस्लिम एमएलए थे, 2 विधायक थे, और दोनों बीजेपी से थे। कांग्रेस से 21 में से एक भी नहीं जीता था, ठीक है, तो ये भी वक्त था। तो ये क्या गारंटी है कि ये हारेगा ही? भाई एक बार जो है आप दांव तो लगा करके देखिए, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज और है, ये जो कांग्रेस के अंदर अगर कहीं खौफ आया है कि वो 10 सीटों के बजाय अब 3-4 टिकट ही देती है गुजरात में, या दूसरी जगह भी टिकट कम ज्यादा करती है, तो उसका श्रेय भी कहते हैं कि वो बीजेपी को ही जाता है। वो खौफ ज्यादा जो है आपने उनको भी कर दिया, तो मतलब उनका कोई सिद्धांत नहीं है। आप फिर कहिए ना कि उनका सिद्धांत जो है सेकुलरिज्म का, वो यूज एंड थ्रो वाला है, कि काम हो गया तो काम बन गया तो अब हो गया, अब उनको कोई दूसरी राजनीति अपनानी है, या उनको जो है वो जिसको कहते हैं हम चुनावी हिंदू बनना है।
आप कहिए ना खुल के, मुंसिफ पर चलाइए ना रोज हेडलाइन। तो क्या नकवी साहब को भी यूज एंड थ्रो कर दिया? ऐसा क्योंकि है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है मरकजी हुकूमत में जहां पर कैबिनेट तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री भी नहीं है, तो मुस्लिम फ्री कैबिनेट कर दी गई साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब अब हमारी आप कहेंगे साहब कोई भी आवाज उठा सकता है, ये तो क्या बात हुई भाई, रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए ना। नहीं, एक चीज मैं हमेशा आपसे कहूंगा खुर्शीद साहब, कि जब सरकार हमारी बनी 2014 में, सबसे महत्वपूर्ण जो जगह होती है किसी भी देश के तंत्र में, वो होती है आईबी डायरेक्टर की। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल। खासकर हमारी सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी सजग है, हमारा आईबी डायरेक्टर कौन था उस समय पे? आसिफ इब्राहिम। और उनको अगर हम लोग की मानसिकता ये होती तो आसिफ इब्राहिम कंटिन्यू करके गए, उसके बाद उनको स्पेशल ऑनवॉय बनाकर, मतलब वो काबिलियत से वहां नहीं गए। दूसरी बात, हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, मतलब कि भारत का चेहरा प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में, यूनाइटेड नेशंस में, कौन? सैयद अकबरुद्दीन। आप मुझे बताइए ना कि देखिए, हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, ये मंत्री कितने बन गए, एमएलए कितने बन गए, कितनों को टिकट दे दिया, ये और कोई समाज के लोग क्यों इस प्रकार से? माइनॉरिटी में तो केवल मुस्लिम नहीं है। कभी पारसियों का सुना है आपने? पारसी ने कहा मेरे कितने मंत्री बने, मैंने कितने एमएलए ले लिए। कभी जैन समाज के लोग ने, कभी बौद्ध समाज के लोग ने, कभी और कोई समाज के लोगों ने, क्रिश्चियन समाज के लोगों ने, ये कभी नहीं होता। अपनी आवाज उठाते हैं। नहीं, सब अपनी आवाज उठाते हैं। पर देखिए, मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम लोग की ये जो सोच है, हम लोग जब बंटवारा हुआ और उसके बाद जो मुसलमान यहां पर रह गए, वो इसीलिए यहां पर रहे क्योंकि हमने अपने संविधान को माना, और हमने ये माना कि हमारा प्रतिनिधित्व केवल कोई हमारी कौम वाला या धर्म वाला कर सकता है। ये आधार पर हम लोग नहीं सोचते देश बनना चाहिए। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, विभाजनकारी मानसिकता वाले जो जिन्ना की फिलॉसफी पर चलने वाले थे, वो चले गए वहां पर। और जिन लोगों को लगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, भारत के संविधान में सबका समान अधिकार है, वो यहां पर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप ये कहते ना खुर्शीद साहब, अगर ये आपका कहना होता ना, एज ए बहुत बड़े आप पत्रकार है इस ग्रुप के, आप कहते यार शहजाद पूनावाला बताइए, पारसियों को कितना आज तक प्रतिनिधित्व मिला? इतने वर्ष हो गए, पारसी का कोई मंत्री नहीं बनाया आपने। आप अगर कहते सिख समाज का कोई नहीं है, वैसे सिख समाज का है, हरदीप पुरी जी है। नहीं, हरदीप पुरी जी भी अगर है। आप ये कहते तो मैं आपकी बात को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहां पर भी सिख समाज की नुमाइंदगी हो रही है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, ठीक है साहब। और जो आपका चुनाव समिति है, वहां पर भी सिख समाज की हो रही है, उसमें थे शाहनवाज हुसैन साहब, पिछली बार उनको हटा दिया। जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी बीजेपी के अंदर कितनी बार रहे हैं, चाहे सिकंदर बख्श साहब हो, चाहे शाहनवाज साहब हो, या दूसरे लोग रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी क्या खामियां मतलब जो है वो गिन ली मुस्लिम समाज के अंदर की, ना CWC में है, ना मतलब सॉरी वो CEC में है आपका, और ना ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, ना ही कोई मरकजी वजीर है। वजह क्या है, मतलब ये लोग जानना चाहते हैं। और ये सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि आपकी ही पार्टी की हुकूमत है इस वक्त मुल्क के ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, तो बड़े सवाल भी आपसे ही होंगे, चुपते हुए सवाल आपसे ही होंगे। नहीं, चुपते हुए का सवाल का नहीं है। मेरा केवल ये कहना है कि यदि आप केवल इस थॉट को लेकर चल रहे हैं कि मुस्लिम नाम वाला और मुस्लिम चेहरा वाला व्यक्ति नहीं है और इसीलिए समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, यदि आप ये सोचकर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सोच ही मूलतः गलत है। और यदि आपकी चिंता यह है कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो प्रतिनिधित्व तो अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग समाज भी अल्पसंख्यक समाज में आते हैं, उनकी पैरवी कभी आप क्यों नहीं करते? इसका मतलब आपकी जो सोच मूलतः है वो बहुत सांप्रदायिक सोच है। और अगर ये सांप्रदायिक सोच भी है आपकी, वो भी आप वेलकम है इस सोच को रखने के लिए, पर इसी सोच के तर्ज पर फिर आप कांग्रेस को भी मापिए कि भाई कांग्रेस एक समय पर, आप मुझे बताइए, कांग्रेस वाले तो सवाल कर रहे हैं ना, हम आपसे पहले कांग्रेस वालों से ही सवाल हो रहे थे। कांग्रेस का जवाब क्या है? कांग्रेस का जवाब क्या बताइए ना। वो कह रहे हैं कि भाई हम कम से कम उतने टिकट तो देते हैं। हाँ, जो मतलब जितने देते आए थे। यहाँ 12-14 टिकट देते आए हैं, वो देते हैं। लोकसभा में एक भी नहीं दिया, उसका जवाब मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ साहब। अरे लोकसभा में नहीं चाहिए सांसद आपको मुस्लिम? बिल्कुल चाहिए होगा इनको, मुझे नहीं, इनको। मैं कह यहाँ की जनता को। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस का जवाब क्या है? कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि बैठे हैं तो वो बताए कि लोकसभा चुनाव में 25 सांसद, एक सेकंड इस प्रकार से क्रॉस, वो बात हो चुकी, वो जितनी अजहरुद्दीन को कहां से दिया था? टोंक से दिया, एक आपने मान लिया, एक दिया। कितनी सीटें राजस्थान में? एक सेकंड, लोकसभा की कितनी सीटें? एक सेकंड, अब देखिए इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए सुनिए, 1 पे 1 तो हो सकता है। एक सेकंड, हाँ नहीं, पब्लिक से सवाल भी लेंगे।
पब्लिक से सवाल भी शौकत लेंगे। साहब, ऐसा है, सुनिए, शौकत साहब मैं बता एक थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से हो। हाँ। यहाँ पर बमबारी एक तरफ से नहीं हो सकती। तो मैं केवल इतना कहूंगा, मेरी बात सवाल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और एक-एक बड़े अगर क्रॉस टॉक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं जनाब कह रहे हैं जी। कि एक अजहरुद्दीन जो यहाँ के नहीं है, राजस्थान के, इनको राजस्थान पूरे में कोई नहीं मिला, तो अजहरुद्दीन जो हैदराबाद के आपके शहर के हैं, वहां से उनको इंपोर्ट करके यहाँ पर लाया। से भी लड़ाया था। सुनिए ना, और उसके लिए ये लोग ताली बजा रहे हैं। अच्छा है, ताली बजाए कांग्रेस वाले, पर कांग्रेस वाले ये बताया मुझे कि 25 सीट में से कायदे से 3 सीट मिलनी चाहिए थी, आपने दी एक, वो भी एक बाहरी को। तो किस आधार पर? कि इसका मतलब कि राजस्थान का एक मुसलमान उनको विनेबल नहीं लगा। कांग्रेस जैसी पार्टी को राजस्थान का एक मुसलमान विनेबल नहीं लगा, इसलिए अजहरुद्दीन को हैदराबाद से उठाकर यहां पर दिया। ये उनके लिए विनेबिलिटी का क्राइटेरिया बताते हैं। सुनिए ना, ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर भी लड़ते हैं ना, गुजरात से जाकर के। अरे भाई आप देखिए तुलना, हाँ नहीं तुलना नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इधर से उधर लड़ते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको लड़ाइए ना, तो फिर एक काम कीजिए, आप अगली बार अजहरुद्दीन जीते उसके लिए रायबरेली में लड़ाइए ना उसको, अजहरुद्दीन को रायबरेली से लड़ाइए, तब तो मजा है भाई। स्मृति ईरानी भी गई ना यूपी, स्मृति ईरानी भी तो यूपी गई ना। आप सुनिए ना, आपका दिल इतना बड़ा है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर अमेठी से हारने वाले को आपने वायनाड में जगह दे दी। तो एक इतना बड़ा दिल कीजिए कि जो मुस्लिम हमारे अजहरुद्दीन भाई साहब है उनको सुनिश्चित रायबरेली की सीट से लड़ाकर जिताकर भेजे ना संसद। काहे नहीं भेजते भाई, अब भेजे ना। मैं केवल इतना कह रहा हूं, सुनिए, आप मेरी मूल बात को समझ नहीं पा रहे या समझ के भी ना समझ कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि गुजरात उठा लो, राजस्थान उठा लो, कांग्रेस जो एक समय पर सीटें देती थी वो आज इसलिए नहीं देती क्योंकि कांग्रेस को लगता है विनेबल नहीं है। ठीक है, ये समाज सेवी संगठन नहीं है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसको ये निर्णय करने का पूरा अधिकार है रणनीति के हिसाब से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब कांग्रेस रणनीति के हिसाब से फैसला करे तो कांग्रेस वह सबसे बड़ी पुरोधा, और भाजपा उसी पैमाने पर कि विनेबल कैंडिडेट को देना है वो फैसला करे तो सबसे सांप्रदायिक। चलिए मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं, सुनिए। जम्मू कश्मीर छोड़कर 1987-88 से 19 से ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने मुस्लिम को बनाया। भाई हिंदुस्तान में मेरा ख्याल के 4 बार, जम्मू कश्मीर के अलावा 4 ऐसे 1988 के बाद, हमें 88 के बाद, आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, पिछले आजादी, राजस्थान, आसाम की बात कर रहे हैं। 2022 में यूपी में जो है वो असेंबली इंतखाबात होते हैं, कर्नाटक में इस साल हुए हैं साहब, उससे पहले भी आजाद भारत की बात कर रहे हैं। तो सुनिए, देखो सारे सवाल होंगे, सारे सवाल होंगे। हमारी पार्टी क्या है वैसे मैं आपको बता दूं, आप आजाद भारत की बात कर रहे हैं तो आजाद तो हम लोग 1947 में हुए, मेरी पार्टी तो 1980 में बनी है ना जना, तो मेरी पार्टी का तो 1980 से देखेंगे। अब 1980 से मैं उनकी और मेरी तुलना कर रहा हूं, 1988 से बताओ ना कांग्रेस ने कब बात जब कांग्रेस की होगी तो सारी की सारी बातें जरूर होंगी, सारी की सारी बातें होंगी। सवाल यही होता है, अब 124 टिकट यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। यहाँ पर भी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, ये दोनों भी कोशिशें कर रहे हैं। क्या मतलब जो है आप इनको क्या तसल्ली दे सकते हैं, क्या इनके साथ वादा कर सकते हैं कि इनकी तरफ से आवाज उठाएंगे? मैं उनको वादा दे सकता हूं कि जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कमल का फूल बड़े भव्य तरीके से खिलने वाला है, ये तो मैं उनको वादा दे सकता हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पहली बार अगर किसी ने स्वतंत्र भारत में पसमानदा समाज की बात की है, उनकी पैरवी की है, और न केवल पैरवी करना, उत्तर प्रदेश के, अब आपने इतिहास की बातें गिनाई ना, मैं तो अभी की बात गिनाता हूं। उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसमें हमने 300 टिकट पसमानदा समाज से दिए, उसमें से 60 जीत के आए बीजेपी के नाम पर। वो उपलब्धि है कि नहीं है? केरला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल चुनाव हुए, गुजरात में भी देते हैं, पार्टी गुजरात में भी देती है। तो जहां पर समुदाय हमसे जुड़ता है, समर्थन देता है, प्रधानमंत्री मोदी जी से वो प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ता है, वहां पर निश्चित रूप से देते हैं और वहां पर जीत कर भी आते हैं। राजस्थान में मैंने कहा कि ऐसा मौका आया, 2013 के जो इलेक्शन थे, 4 टिकट दिए थे, 2 जीते 2 हारे, और कांग्रेस का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था। यानी जीत सकता है यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट, तो फिर टिकट क्यों काट दिए गए या टिकट क्यों नहीं दिए जाते? मुझे लगता है कि आप राजस्थान की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आज भी जीतने की स्थिति है कई मुस्लिमों की, तो अब उनको देखना चाहिए कि उनकी जो लिस्ट आ रही है, 200 की लिस्ट आएगी, उसमें 20 कैंडिडेट वो देती है कि नहीं देती है, उससे आपको जवाब मिल जाएगा। 14 से 15
हाँ? 14 या 15। अभी तक कितनी जारी हुई है, कितने मुस्लिम को मिला है? 33 एक नाम है, एक एक नाम है, वो भी नहीं दानिश नहीं आज अबरार। आ गया 30। हाँ दानिश एक अबरार नाम को है, मिला। दानिश अबरार का हो गया confirm। अच्छा 1 आउट ऑफ 33 कितना हुआ? हाँ नहीं ठीक है अभी तो। इसी में आपका जवाब है। मेरे हिसाब से कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी और दल हो, उनके फैसले इन चीजों में विनेबिलिटी के आधार पर होते हैं। हमें केवल एक विक्टिमहुड माइंडसेट के साथ नहीं चलना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए। एक तो ये भी है, आप अगर, और मैं ईमानदारी से बात करूं, जो विश्लेषक बैठते हैं टीवी पर, वो क्या कहते हैं? 90% वोट जो है इस समुदाय का इनको जाएगा, 80% इनको जाएगा, बीजेपी को तो कोई वोट नहीं मिल रहा। अब अगर ऐसा है, मैं नहीं मानता हूं ऐसा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय और खासकर महिलाएं 3 तलाक के कानून को लाने के बाद और बहुत सारी ऐसी योजनाएं उसके बाद वो हमारे साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रही है। परंतु अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि यदि कोई आपके साथ एक समाज जुड़ ही नहीं रहा, उसके लोग आपको समर्थन कर ही नहीं रहे, तो आप किस कॉन्फिडेंस से उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे जब उनका समर्थन आपके पास नहीं है? एक मैं आपको बहुत ही लॉजिकल डिसीजन बोल रहा हूं। टोटली एग्री, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये आप प्रैक्टिकल है, हाँ, एक सेकंड, ये प्रैक्टिकल होना है। हाँ। हम भी प्रैक्टिकल है, कांग्रेस भी प्रैक्टिकल है, सब लोग प्रैक्टिकल है। आपके यहां से एक पार्टी उगकर निकली है जो पहले उसका इतिहास था कि निजामों के साथ थी, उनके नाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब कि केवल मुसलमानों को जोड़ने वाली पार्टी है। वो तो सेकुलरिज्म की सूरमा है, उसको आपने कभी बुलाकर उनके, आपकी तो बी पार्टी कहा जाता है उसको। अरे बोरी छोड़िए ना साहब, वो यूपीए में 2004 से 14 के बीच वो बैठे थे, वो यूपीए में बैठे थे, यूपीए में बैठे। वो कहते हैं हम सबकी लैला है, हाँ? वो तो कहते हैं हम सबकी लैला है। आज सबकी ऐसा है, आजकल उनको कोई मजनू नहीं मिल रहा, आजकल इंडी वाले ने भी मजनू बनाना छोड़ दिया उनको। पर उनसे पूछिए ना कि जब थोड़ा बहुत अवसर दिख रहा था बिहार में, जैसे फॉर इंस्टेंस जब बिहार में नीतीश बाबू हमारे साथ थे और सरकार हमारी बनने वाली थी और उस समय इनकी 5 सीटें आई थी लैला की, तो जब लैला की 5 सीटें आई थी तब वो तो लेकर खड़े थे कि नहीं नहीं ये लालू और इन कांग्रेस वालों को हम समर्थन दे देंगे और बना लेंगे इनके साथ सरकार, किसी भी हालत में रोकना, तब क्यों गए थे वहां पे? ठीक है। अच्छा तो हमारी नहीं है, ठीक उन्हीं के लैला है ठीक और है। वो उन्हीं के साथ। महाराष्ट्र में भी एमवीए में उन्होंने ठीक है। समर्थन दिया था। शायद भाई एक ना बहुत अहम बात आपने कही, और वो किसी भी जमहूरी निजाम के लिए, किसी भी स्वतंत्र एक विचारधारा के लिए बहुत जरूरी है, वो है गैप। आज भी बीजेपी और मुसलमानों के दरमियान जो गैप है वो कम नहीं हो रहा, उसकी कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं और क्या तौर तरीके हो सकते हैं? क्योंकि ये एक सीरियस इशू है, इसको हम आसानी से नहीं ले सकते। क्योंकि आपने बातों बातों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक आप जो है वो, चूंकि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, भी सच्चाई है, जब तक आप वोट नहीं दोगे तो फिर कैसे आपकी जो है वो पैरवी की जाए, कैसे आपको टिकट दिए जाए? हराने के लिए कोई नहीं टिकट देता, ये सच्चाई है। तो वो जो गैप है, ये जो दूरियां हैं, ये जो गलत फहमियां हैं, ये जो कंफ्यूजन है, ये कैसे दूर हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ तौर तरीके हैं ऑन अ सीरियस नोट? 1 मिनट के लिए मैं अभी आपका इसका विस्तृत जवाब देना चाहता हूं। आपने बोला कि मुस्लिमों का और बीजेपी के अंदर गैप, ये गैप है या ये गैप जानबूझकर बनाया जाता है, और वास्तविकता, हकीकत और प्रोपेगेंडा में कितना अंतर है, इसको थोड़ा सा देखिए। आपको अगर मैं कहूंगा कि भाजपा के 10 प्रवक्ताओं के नाम लो, और मैं एक एक लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नाम लो, तो संभवतः जो जानकारी रखता है और जो टीवी डिबेट्स देखता है वो बोलेगा सैयद जफर इस्लाम, सैयद हमारे शाहनवाज हुसैन साहब जो मंत्री भी बने बिहार में, उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं है पर बाकी वो है हमारे साथ एक्टिव, शहजाद पूनावाला सबसे छोटी नीचे की श्रेणी में, उसके अलावा शाजिया इल्मी, उसके अलावा खुशबू सुंदर, अच्छा वो हो सकता है कुछ कट्टरपंथी उनको बोलेंगे कि नहीं आप मुस्लिम नहीं है, जो भी है, पर खुशबू सुंदर भी है, और ऐसे आप कहीं 10 नाम गिनेंगे तो उसमें 5-6 नाम तो मुस्लिमों के आ जाएंगे। मैं यही चीज, ठीक है, एक सेकंड, 10 नाम कांग्रेसियों के प्रवक्ताओं के बताओ, मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं 5 नाम भी गिना नहीं पाएगा मुस्लिम। वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो आपने खौफ पैदा कर दिया कांग्रेस के अंदर। अब सुनिए, वो श्रेय आपको जाता है। अब सुनिए, मुझे नहीं, मेरी पार्टी, आपका मतलब आपकी पार्टी को, मेरी पार्टी में जो नेता है ना, नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी, इनको श्रेय जाता है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मुस्लिम और बीजेपी में गैप है, ये कितना बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। 14 या 15 देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, 15 देशों ने। आपको मैं 15 देशों में पता है 7 देश मुस्लिम देश है, और कौन से? एक है सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश हम सभी के लिए, जहां पर मक्का मदीना स्थित है, सऊदी अरेबिया। जो सबसे संपन्न मुस्लिम देश, यूएई और बहरीन।
जो सबसे इंटेलेक्चुअली आगे अपने आप को, एक कायरो यूनिवर्सिटी जहां पर है, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और थॉट प्रोसेस है, और जहां पर ग्रैंड मुफ्ती भी बैठते हैं, इजिप्ट, जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड देश आज की तारीख में फिलिस्तीन, बिल्कुल, जिसको हम आज भी समर्थन दे रहे हैं उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, संप्रभुता के लिए। इसके अलावा मालदीव्स और सबसे कंजर्वेटिव मुस्लिम देश अफगानिस्तान। ठीक है। आप बताइए कि इतने मुस्लिम विरोधी है ये मोदी जी और बीजेपी वाले, तो ये सारे देश इनके खिलाफ, ये आप मुस्लिमों के खिलाफ हो गए क्या ये सारे देश? अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, तो मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने योजनाओं में तो गिनाया आपको कि 60-70% हिस्सेदारी है। अब 2-3 फैक्ट। एएमयू यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, मुस्लिमों के लिए। एएमयू यूनिवर्सिटी का बजट 600-650 करोड़ के आसपास था जब मोदी जी आए सत्ता में, जब मनमोहन सिंह जी गए। आज की तारीख में चेक कर लो, यहां पर 1200-1300 करोड़ उसका फंडिंग हो चुका है। इसके अलावा आप देख लीजिए, मोदी जी के गुजरात में, जहां पर बोलते हैं ना कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, 9% उनकी पॉपुलेशन, उनकी हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 10%। पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी सत्ता में कभी नहीं रही, 34 वर्ष लेफ्ट का, और अभी 11-15 वर्ष ऑलमोस्ट तीसरे टर्म में ममता जी आ गई। ममता जी और लेफ्ट का सेकुलरिज्म का एकदम सुंदर वहां पर एक राज रहा है। वहां पर 25% मुस्लिम, 2% से कम वहां पर हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में। एजुकेशन अटेनमेंट में गुजरात का मुस्लिम आगे नेशनल एवरेज से। बैंक अकाउंट खोलने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में गुजरात का मुस्लिम देश से के मुस्लिम से औसतम रूप से आगे। और वही बंगाल में सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों की, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस महाराष्ट्र और गुजरात के मुसलमान। ये कैसे, ये कैसे? और आखिरी बात, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे, और मुजफ्फरनगर, ये दंगे कब हुए? कब हुए? 2002 हुआ, उसमें न्याय भी हुआ, उसमें लोगों को सजा भी मिली। इन कोई भी दंगों में इस प्रकार का न्याय हुआ हो, मुझे बताइए कि वहां पर एक भी व्यक्ति को सजा मिली हो। एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मुझे पता है आपकी गाड़ी वहीं उसी, ये नेक्स्ट स्टेशन ही है आपका, मैं उसमें भी आ रहा हूं। आपकी प्रिडिक्टेबल गाड़ी है, तो वो ट्रैक से उतरेगी ही नहीं। अब मैं जवाब दे रहा हूं ना आपके, नहीं, लेकिन सवाल तो शायद साहब, सवाल बिल्कुल, सवाल का जवाब तो बिल्कुल देना ही है। 2002 का जिक्र हमने तो नहीं किया, आपने खुद ही किया, खुद लेकर जानबूझ के किया। मैं जानबूझ के किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2002 से पहले जो गुजरात की पॉलिटिक्स को थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं, और यहां पर कोई गुजरात से है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये समुदाय खुद क्योंकि गुजरात से आती है, मैं बताता हूं। हर दूसरे हफ्ते वहां पर नाकाबंदी, कर्फ्यू लग जाता था, अहमदाबाद के अंदर इंक्लूडेड। उसके बाद आज वहां पर जो है वो दंगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होने चाहिए थे। प्रयोगशाला भी बता गया उसको, प्रयोगशाला तो आप सब जगह प्रयोगशाला ही बताइए। असम में हमारा प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश भी प्रयोगशाला है, महाराष्ट्र भी प्रयोगशाला है। आप प्रयोगशाला, और हैदराबाद भी प्रयोगशाला है, सब जगह प्रयोगशाला हमने खोल रखे। भाई हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, वो हमें आजमाते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वोट देते हैं, प्रयोगशाला है। इसीलिए 27 वर्ष से हमको गुजरात में लोगों ने वोट दिया। अगर दंगों के इतिहास में जाएंगे, मेरा ख्याल कि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उन चीजों को भूल करके। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था, मेरा कहने का केवल एक तात्पर्य था कि अभी मोदी जी को 9.5 साल हो गए। एक इस लेवल का दंगा मुझे बताइए ना, जो कांग्रेस के जमाने में हर दूसरे साल होता था, बताइए ना एक दंगा। नहीं, खुद ही दंगे का जिक्र किया हमने, बिल्कुल नहीं किया, ना हमारे कहीं सवाल में था, ना हमारे एजेंडे में था। हमारा यह है कि अब कंस्ट्रक्टिव बातें, हाँ मैं ले रहा हूं, एक मिनट, अब प्लीज, अब सुनिए, मैं आ रहा हूं, चूंकि ना हमारे एजेंडे का हिस्सा है वो, ना हमारे सवाल का हिस्सा, कंट्रोवर्सी वाला इशू नहीं है। बात यह है कि वो जो नफरतों का माहौल है, ये कैसे दूर होगा, या जो दूरियां हैं ये कैसे दूर होंगी। क्योंकि अभी देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट्रियन दूसरे पार्लियामेंट्रियन को, एक एमपी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को जो है वो उसको ऐसे लफ्ज बोलता है, ऐसी बातें बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए। असंसदीय भाषा में भी बोलता है, और वो गाली गलौज की भाषा में भी बोलते हैं। उनको जो है आप रिवॉर्ड दे करके टोंका प्रभारी बना देते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो नफरती बयानबाजी है, लोग ऐसा कहते हैं कि वो आपके लीडर्स की तरफ से ही ज्यादा आती हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऐसे मौकों पर खामोश रहते हैं। लिंचिंग होती है तब भी खामोश रहते हैं, मुस्लिम बच्चों को जला दिया जाता है तब भी पार्टी के लोग खामोश रहते हैं। हालांकि उस मसले पर तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी खामोश रहे थे, और ये सवाल मैंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी पूछा था हैदराबाद में। मेरा सवाल आपसे है कि ज्यादातर जब ऐसे मौके होते हैं, मतलब नफरती बयानबाजी के, भड़काने के, वो आपकी पार्टी
के ऊपर ही इल्जाम लगते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खामोश रहता है, तो फिर कैसे हालात बेहतर होंगे? अब क्योंकि आपने एक घटना का जिक्र किया जो पार्लियामेंट में हुई उसके ऊपर, जी। और इस पे ईमानदारी से पूरा जवाब लीजिए। जी। उस पर तो हमारी पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि ये जो आपने शब्द टोंक का जिम्मेदार भी बना दिया ना, मैं वही कह रहा हूं, टोंक का प्रभारी बना दिया खुर्शीद साहब, ऐसे तो जवाब नहीं हो पाएगा, या तो आप पूरी जवाब सुनने की क्षमता रखिए। टोंक की जिम्मेदारी उनको कब दी गई थी वो जरा पहले देख लीजिए। बाद में दी गई? नहीं नहीं, वो बाद में नहीं दी गई थी, मुझे पता है ना, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप चेक ऐलान बाद में किया गया फिर? ऐलान, एक सेकंड भाई साहब, अब मैं एक जवाब का जवाब दे सकता, सवाल का जवाब दे सकता, बार बार 10 सेकंड में गोल पोस्ट बदलेंगे तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप जाकर चेक कर लीजिए वो जिम्मेदारी। हाँ, रिपोर्ट आप लोगों ने बाद में की क्योंकि तड़का तब लगता है, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने तो शो कॉज नोटिस जारी किया, मतलब पार्टी ने ऊंचे से ऊंचे स्तर पर संज्ञान लिया। उस समय पर वो बात निकलकर भी सामने आई कि उस सांसद ने क्या बोला था प्रधानमंत्री के विषय में, उसकी प्रतिक्रिया में यह बोला गया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। उस समय पर राजनाथ जी ने अपनी वहां पर अपॉलॉजी या रिग्रेट, जिसको सुन लीजिए, वो सांसद बार-बार कह रहे हैं कि वो क्लिप दिखाओ, आप बीच में बोलेंगे तो नहीं होगा। जब जहां में उन्होंने बोला हो वो सांसद बार-बार ये कह रहे हैं, सारी क्लिप जो है वो जाकर ना, वो जाकर फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी में चल रही है, वो क्लिप वहां पर देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं आपको दूसरा विषय बोलता हूं, आप लोग बड़े शब्द आपको बुरे लगे वो वाले? नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए। बुरे लगे ना? पक्का पक्का बुरे लगे होंगे, सबको बुरे लगे। सभ्य समाज के किसी भी आदमी को वो बुरे लगे होंगे। मान ली बात, वो मुझे लगता है आपको भी बुरा लगना चाहिए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। इस घटना से पहले, ये पार्लियामेंट की घटना से पहले, आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे टेलीविजन चैनल पर उग्रवादी, और मुझे टेलीविजन चैनल पर, जिसे हम आज की तारीख में जानते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, मुजाहिदीन कहा। उसके ऊपर मैंने बार बार पैरवी की, ना खुर्शीद रब्बानी, ना मुंसिफ चैनल, ना आप में से कोई बैठा हुआ व्यक्ति, ना किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने इस पे कोई भी कार्रवाई की। मेरे साथ कोई खड़ा रहा तो भाजपा ने जाकर वहां पे फिर हमने FIR 153A में करवाई। आपको शब्द तो बुरे लगे ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान हो तो मुसलमान हो ना, ठीक है। क्या अभी मुझे हटा दिया है, धर्म से बेदखल कर दिया है? नहीं, ठीक है, अभी नहीं किया ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, सिद्धांत का विषय था तो इस पर आप बताइए कि कितने शो आपने चलाए, कितनी ब्रेकिंग न्यूज आपने की, कितने सवाल आपने इस पूरे गठबंधन से पूछे कि आपने एक मुसलमान हो क्यों आप? मैं इसका जवाब दे दूं। अगर यही बात पार्लियामेंट में कही जाती, यही हमला पार्लियामेंट में नहीं कही गई तो ठीक है। नहीं ठीक है, सुनिए, पार्लियामेंट में नहीं कही गई तो टीवी बहस में बात हो रही है, आप उसको कुछ कह सकते हो, आप कुछ कह सकते हो, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। एक सेकंड, लेकिन कहां आप बात कह रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। एक सेकंड, कि आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि असेंबली में कह रहे हैं, तो मुझे आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मैं अगर जो भाषा हम चाय की थड़ी पे बैठ करके बोलते हैं, क्या वो हम पार्लियामेंट के अंदर या हाउस के अंदर जाके बोल सकते हैं? नहीं ना साहब जी। देखिए, मैंने आपको इस सवाल से पहले पूछा कि आप सिद्धांतिक रूप में शब्द को गलत मानते हैं, तो आपने हाँ बोला। तब आपने ये नहीं बोला जगह देखकर तय करूंगा। इनको मैंने ऑप्शन दिया था कि आप ये सिद्धांत के रूप में ठीक है आपकी, उससे मैं एग्री कर रहा हूं, टोटली एग्री विद यू, टोटली एग्री कर रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे, पता नहीं क्यों। आपको मैंने पहले ही पूछा था मेरा जवाब देने से पहले कि क्या शब्द से आपको आपत्ति, आपने बोला नहीं, शब्द तो सबको बुरा लगा। अब आपने क्या ले लिया डिस्कोर्स? नहीं, टीवी डिबेट में बोला तो ठीक है, बाकी एक सेकंड, ठीक है, तो ये तो एक घटना हुई पार्लियामेंट की, बाकी घटना क्यों गिनाते हो आप? जो बोलते हो पार्लियामेंट के बाहर हुई ना, आप पार्लियामेंट के बाहर की घटना नहीं गिन रहे हो ना, तो वहां पे तो क्यों गिन लेते हो फिर आप? ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। खुर्शीद साहब, आप मुझे बताइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक, मुझे जब कहा गया आतंकी उग्रवादी, इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा, कितने लोगों ने कहा केजरीवाल मुर्दाबाद, कितने लोगों ने कहा केजरीवाल जवाब दो, चाहे भाजपा का ही हो, मुसलमान है ये, क्यों आपने उग्रवादी बोला? किसने क्या है? अरे आप छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस का टिकट लेकर लड़िए, वो आपको देंगे अजहरुद्दीन के बदले टिकट। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप मत बोलिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, कांग्रेसियों से वैसी अपेक्षा नहीं है मेरी। मेरे उस सवाल का जवाब मैं आ रहा हूं, आपसे सवाल लेंगे। देखिए खुर्शीद जी, मैं आपको एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो प्रॉब्लम्स है ना साहब, इनका मसले का हल क्या है? प्रॉब्लम मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे लपेट लो, उससे मसले का हल नहीं होगा। प्रॉब्लम आप तो जवाब दीजिए। नहीं, खुर्शीद जी, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि दोहरे मापदंड किसी विषय पर होंगे तो दोहरे मापदंड को उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है।
इसमें क्या दिक्कत है? आप टेलीविजन की बहस को और पार्लियामेंट की बहस को क्या एक ही मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि गाली चाहे जहां भी विधि हो, अगर गाली किसी के धर्म के आधार पर किसी को आतंक से जुड़ने की दी गई हो, तो पार्लियामेंट हो या कहीं पर भी हो, सभ्य समाज में इसका खंडन एक स्वर से होना चाहिए। जो खंडन करते समय ये देखे अच्छा नहीं ये तो आप वालों ने बोला है, तो मैं कोई कुतर्क करके अच्छा, इसका ठीक है। बचाव करूंगा, तो मुझे लगता है ठीक वो है। आपके ऊपर रिफ्लेक्ट अब शहजाद साहब से मेरा सवाल ये है अच्छा कि अगर दूसरी यही बात है, अच्छा ठीक दूसरी है, बात, हाँ। आपने बड़ा इसके ऊपर बोला कि ये नहीं कहा जाना चाहिए किसी भी धर्म को आतंक से ऐसे शब्दों से जोड़ना गलत है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के नेताओं ने और इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन को डेंगू, HIV, एड्स, समाप्त कर दो, हिंदू आतंक, हिंदू गंदा शब्द है, हिंदू ये आतंकवाद सिखाता है, ये सारे शब्द कांग्रेस के नेता और ये सारी चीजें विधानसभा से लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं ने कहा। कितने समय आपने उसको कंडेम किया, कैटेगोरिकल कंडेम किया? बता दीजिए। ये सवाल अगर मुझसे है तो भाई आप तो आपसे नहीं, देख सकते आपसे हो। नहीं, आपसे नहीं, नहीं, जो आपने पहले अरे सवाल भाई मुझसे आप तो किया था। पत्रकार हाँ। है इस विषय में, आपने तो किया ही होगा, हाँ। ये मुझे जानकारी है। चूंकि आपका वो विषय हमारे सामने नहीं आता इसलिए हम नहीं नहीं, बोले उसमें। नहीं, खैर, ठीक है, तो ये भी सवाल बनता है। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा था आपसे, वो उसी से रिलेटेड सवाल है। आपने कहा कि भाई गाली जो है वो पार्लियामेंट में दी जाए या टेलीविजन पे या कहीं बाहर। आप ये बताइए साहब कि धर्म संसद होती है और एक कम्युनिटी को, बल्कि यहाँ कुछ दिन पहले जयपुर में बड़ी चौपड़ पर भी हुई और खुल्लम खुल्ला गालियां दी गई। शहजाद पूनावाला साहब उस वक्त खामोश क्यों रह जाते हैं, खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं? मैं खामोश रहता ही नहीं हूं। हमारी सरकारें, अगर हमारी सरकार के दायरे में हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लोग कोर्ट भी जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होती है। यूपी में होता है, दिल्ली यूपी में तो अक्सर सब जगह कार्रवाइयां होती है, आप देख लीजिए जाके। परंतु अब मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि वहां पर, एक सेकेंड, अरे भाई साहब ऐसे अच्छा अपन, हाँ ठीक है, डिसिप्लिन एक बार जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। वैसे तो मैंने देखे, तो दूसरी बात यह है कि अब आपने कहा ये कोई प्राइवेट लोगों ने गालियां दी, जो भी कहा उन्होंने मारने की बात की, उस पे ऊपर तो कार्रवाई हुई, FIR भी उत्तराखंड की सरकार का देख लो, दिल्ली की पुलिस का देख लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पर इसी तर्ज पे, क्योंकि सिद्धांत नफरत की राजनीति, नफरत की दुकान का है, राहुल गांधी के शब्दों में, जब सरकार में बैठे हुए तमिलनाडु के मंत्री कहते हैं सनातन समाप्त हो जाए, इसी सिद्धांत के आधार पर कितने लोगों ने वहां पर अभी तक FIR करने के लिए चेष्टा की या कहा हो कि FIR होनी चाहिए? एक ने नहीं, यहां पर प्राइवेट लोग करते हैं, उन पर FIR होती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार। वहां पर सरकार में बैठे हुए कांग्रेस के साथ जो सत्ता में है, वो लोग खुलेआम कहते हैं कि नस्तनाबूद एक समुदाय को करना है, और आप लोग जो सेकुलरिज्म का एकदम उठाकर चल रहे हैं पूरा ठेका, आपने एक भी बार नहीं कहा, एक भी बार नहीं कहा। आपको मतलब, आपका मतलब जो उत्तेजित हो रहे हैं, मतलब सबसे है। ये कैसे? ठीक है, ये कैसे फेयर हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मैं किसी के सवालों से ना डरता हूं ना। एक आखिरी सवाल राजस्थान की सियासत को लेकर के है। राजस्थान की सियासत का जो एक लंबे वक्त से जो चेहरा होती थी वसुंधरा राजे जी होती थी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया है। तो किसके चेहरे पर बीजेपी वो यहाँ पर असेंबली इंतखाबात लड़ रही है, असेंबली चुनाव लड़ रही है, प्राइम मिनिस्टर के या फिर वसुंधरा राजे के या फिर किसी और तीसरे नाम पर? जिस प्रदेश में हमारी राज्य सरकार नहीं होती है जी खुर्शीद भाई, वहां पर हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है। और इस बार के जो 5 इंतखाबात है, 5 चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, 5 में हमारा सेम ही पॉलिसी है, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, हम ये तय करके जा रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में कमल के फूल के नीचे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर क्योंकि राजस्थान की आपने बात की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ जी को चेहरा घोषित किया है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब राजस्थान में गहलोत जी को साइडलाइन कर दिया क्या कांग्रेस ने? आप देखिए, वसुंधरा जी सिटिंग सीएम नहीं है, हमारी बहुत बड़ी नेता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उनको हमने चेहरा नहीं किया है, किसी को चेहरा नहीं किया, सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये पार्टी का निर्णय है, तो हमने उनको साइडलाइन किया। चलिए, आपका ये तर्ज है, ये आपका आर्गुमेंट है। पर जहां सिटिंग सीएम है वहां पर कांग्रेस घोषित नहीं करती, और जहां नहीं है वहां पर घोषित करती, तो कांग्रेस ने क्या किया? एक चीज और बताइए कि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट को और बल्कि जो वजीर हैं, मतलब मरकजी वजीर हैं, उनको, यानी मेंबर पार्लियामेंट है, जाहिर है तभी वो वजीर हैं, उनको जो है वो असेंबली इलेक्शन लड़वा रहे हैं, मतलब विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है या फिर कोई स्ट्रेटजी है? हाँ। क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। ये आपको बता दूं, 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जी। उस समय पर भी
सबने कहा कि बीजेपी कहाँ जीतने वाली है, हमको तो कॉन्फिडेंस था हम जीतने वाले। उस समय पर भी हमने सांसदों को उतारा। त्रिपुरा में चुनाव हुए, प्रतिमा भौमिक मंत्री थी, उनको उतारा, वो जीती बड़े मार्जिन से। त्रिपुरा में हमारी सरकार भी रिपीट हुई। ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए एक अलग रणनीति बनाती है। आज जो हमने राजस्थान में उतारे, फॉर इंस्टेंस, जहां पे सांसदों को उतारा है, 95% वो सीटें हैं जो पारंपरिक रूप से भाजपा तब भी नहीं जीत पाई जब 163 आए। आप देख लीजिए, कई वो सीटें हैं जहां पर हम लोग अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने पर भी हम वहां नहीं जीते। पहली लिस्ट वैसी तो थी। हाँ, तो हमारा ये अधिकार है कि हमारी तो बहुत बड़े पैमाने पर सरकार बनकर आ रही है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं जहां पारंपरिक रूप से नहीं जीते वहां पर हम सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारे। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और अगर ये नर्वसनेस का साइन है तो कांग्रेस ने मेघालय में विंसेंट पाला, जो उनके सांसद है, उनको उतारा था। नहीं, ऐसा पार्टियां करती रही हैं, लेकिन आप ऐसा पार्टियां करती रही हैं सभी, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक सवाल ये कि पर ये हर जगह होता है। हाँ, ये हर जगह हम करते हैं, हमारी रणनीति के हिसाब से करते हैं। अशोक गहलोत को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, मतलब बीजेपी के बड़े लीडर्स? क्योंकि यहाँ पर कोशिश हुई थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले सरकार गिराने की, और अशोक गहलोत साहब ने परसों कहा है दिल्ली में कि भाई उनको पता है कि उनका पाला किससे पड़ा था, इसलिए वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारी स्कीमें चली हैं। कांग्रेस का दावा है कि, और हुकूमत का भी दावा है, जो मतलब अशोक गहलोत सरकार का भी, कि ऐसी सरकार ने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जो हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे में नहीं है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और वो लोगों के बीच गए हैं। और वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाली, जिस तरीके से बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब दिखावा ज्यादा, यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार गहलोत साहब जो है उन्हीं की पिच पर खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं उनको? सबसे पहले तो हमने किसी की कोई सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने कोशिश की तो वो तो गहलोत जी ने कल या परसों बयान दिया है कि मैंने मानेसर वालों को माफ कर दिया है। तो वो स्वयं मानते हैं कि जो मानेसर गए थे, जिनको उन्होंने अभी टिकट दिया है, पर किसी ने तो बुलाया होगा। नहीं, तो वो तो उन्हीं के साथ ही है, वो तो उन्हीं के साथ ही है, वो तो उन्हीं के साथ ही है। और मुझे बताइए ना कि अगर हम हर जगह हम लोग ही गिराते हैं, करते हैं, तो अभी कमलनाथ जी ने बयान दिया कि मेरे नहीं, वो दिग्विजय और उसके बेटे के कपड़े तो टिकट को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर। सुनिए ना, तो वो क्या, वो भी हमने करवाया क्या? और जो हिमाचल प्रदेश में सुक्कू जी और विक्रमादित्य परिवार लड़ता है, उनके वहां के दिवंगत नेता के परिवार लड़ते हैं, वो हमने करवाया। तेलंगाना में जो उनके रेवांत रेड्डी और हनुमंता राव लड़ते हैं, वो भी हमने करवाया। महाराष्ट्र में थोरात और नाना साहेब लड़ रहे हैं, वो भी हमने करवाया। अरे बाकी सब छोड़िए, अभी तो अखिलेश यादव उनसे लड़ने लग गए मध्य प्रदेश में। क्या बोल रहे हैं वो? चिरकुट, सी ग्रेड नेता, चिरकुट नेता, पहले पता होता तो नहीं जाते करने गठबंधन, फिर वो वहां से बोल रहे अखिलेश वकीलेश कौन है, ये भी हमने करवाया। हमें तो बड़ा आपने ताकतवर समझ रखा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसमें क्या है? वो जनता की ताकत से। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी सरकार को किससे खतरा था, वो तो स्वयं बताते हैं कि ये पायलट से खतरा था उनको, और अब उन्होंने पायलट जी के गुट के लोगों को माफ कर दिया है, तो वो अपना देखे। पर राजस्थान की जनता समझ चुकी है, यहां पर एक नहीं, यहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। एक है पायलट कांग्रेस, दूसरी है गहलोत वो कांग्रेस। तो परसों कह रहे हैं कि हम मिल गए, बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो कैंडिडेट को ओके कर दिया। ऐसा है कि जैसे मैं बता रहा था, एक है पायलट कांग्रेस, एक है गहलोत कांग्रेस, और एक है बिना पायलट की पारिवारिक कांग्रेस। उसमें कोई पायलट नहीं है, वो सब परिवार के हैं। अगर वो एक हो गए हैं तो हमारी दूसरी लिस्ट आ जाए तो उसके तुरंत बाद, आधे मिनट बाद, अरे भाई कैसे डिबेट में जाएंगे, कैसे खुर्शीद जी का जवाब देंगे? कोई लिस्ट निकाल दो, 33 की लिस्ट निकाल दी, उसमें आधे नाम कटे हुए हैं। शांति धारीवाल का नाम अभी आया नहीं है, लगभग 22 मंत्रियों का आया नहीं है। आला कमान बताएगा ना कि आला कमान क्या है। हाँ, तो आला कमान ये बताइए आप साहब। तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर एकजुट कैसे हुए? एक आखिरी सवाल, एकजुट कैसे हुए? गहलोत जी की अगर लिस्ट को भी नहीं मान रहे हैं तो ये एकजुट कैसे है कांग्रेस? एक आखिरी सवाल, 2024 जो है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। इंडिया अलायंस जो है वर्सेस इंडिया है अभी भी है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कोशिश हो रही है तोड़ने की। अब देखते हैं आप लोग कितना कामयाब होंगे। तोड़ने की कोशिश नहीं, हाँ, वो देखिए ऐसा है कि वो अपने आप से जो है वो ऑलरेडी पहले ही जिनके मन टूटे हुए हैं और केवल वो एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आ गए, दिल नहीं जुड़े थे ना। कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं इस बार इंडिया अलायंस जो है एनडीए के सामने? मतलब क्या चैलेंज है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है 200 रुपए कम कर दिया अचानक जो है वो गैस का जो सिलेंडर था उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का प्रेशर है, कुछ कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने 500 रुपए कम किए हैं, उसका कुछ वो है। तो ये है क्या, मतलब कुछ प्रेशर है क्या? इंडिया अलायंस वाले बड़े अनोखे हैं जी। वो कहते हैं कि इनके दबाव में, हमारे दबाव में 200 रुपए कम कर लिए, चलिए ठीक है, हमने आपके दबाव में कम कर लिए। राजस्थान में मान्यवर जी, पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है,
हम उनके डर से हमने कम कर दिया, पर अपनी राज्य सरकार में वो कम नहीं कर पाए। और आपको पता होगा कि हिमाचल में जहां पर सरकार आई, जहां पर कहा कि महंगाई से हम लड़ेंगे, वहां पर तो 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया। तो भाई ये कैसा डर है कि हमने तो डर कर 200 रुपए काट लिए, और अपने अपने प्रदेशों में तो इन्होंने स्काई हाई दाम रखे हुए। 108 रुपया लीटर है पेट्रोल का, 112 रुपया है ऑलमोस्ट, 110 112, और गुजरात बगल में है, वहां पे 96 98 रुपए। तो मुझे लगता है कि वो तो अब कह सकते हैं कि दुनिया जो है धरती जो है सूरज के चक्कर काटती है, वो भी इंडिया अलायंस की वजह से। मैं तो केवल इतना कहता हूं, ये इंडिया अलायंस है भी, ये इंडिया अलायंस है भी क्या? देखिए, एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी मिशन और विजन वाले, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इनमें क्या है? एम्बिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, डिवीजन, कंफ्यूजन और फैमिली का अपना अपना प्रोफेशन। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक कंसेंसस है, एक ही कंसेंसस है कि कैसे देश को बांटने की राजनीति करनी है। कभी हिंदू समाज को गाली दो, कभी और कुछ को गाली दो। तो ये करने के अलावा उनके पास क्या है? और अगर इनमें इतनी एका होती, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अगर इनमें एका होती, 3 मुद्दे ये उठाते हैं, 3-4 मुद्दे। इनको पूछिए 370 पर, ओमर अब्दुल्ला और पीडीपी कहती है 370 पर जो किया गया सरकार के द्वारा गलत है, ठीक है, 370 लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी उसी गठबंधन का हिस्सा, वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल सही हुआ। क्या स्टैंड है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर बड़े नाचते हैं ये लोग। ओबीसी कास्ट सेंसस पर टीएमसी ने कहा है हम इसके खिलाफ है ऑफिशियली, और ये कांग्रेस वाले आधी जगहों पर जारी नहीं करते, आधी जगह कहते हैं जारी कर देंगे। उनका कोई कांस्टेंट स्टैंड नहीं है। बताइए क्या स्टैंड है? एक सेकंड सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तीसरी बात, आप एक एक स्टेट उठाइए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, क्या कहते हैं कि सीटों की लड़ाई। पंजाब में खेरा को आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तार कर दिया, कांग्रेस कहती है लोकतंत्र की हत्या। तृणमूल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को भला बुरा कहा, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं तृणमूल कांग्रेस स्पेन में है और बंगाल वो स्पेन तो में आपस की है। लड़ाई है, नहीं, आपस की लड़ाई निपटने दीजिए उनको। तृणमूल कांग्रेस और हाँ। लेफ्ट की भी लड़ाई है। वो भी कहते हैं कि लेफ्ट होगी तो तृणमूल कांग्रेस, एक सेकंड, लेफ्ट होगी तो तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी, ये भी कहा। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों गठबंधन की, दोनों इंडिया अलायंस की सरकारें पानी को लेकर लड़ रही है। केरल आ जाइए, वहां पर कहा गया स्पष्ट रूप से वायनाड से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। वहां पे कांग्रेस कहती है पिनराई विजयन की बेटी करप्ट है। पिनराई विजयन कहते हैं कांग्रेस सांप्रदायिक है। आपको पता है ये बात उन्होंने कही है। अब बताइए एका कहां है इनकी? अब एका तो, अब ऐसे तो एका तो आपके घर की बात भी करते हैं लोग कि आपके बड़े भाई जो है वो कांग्रेसी हैं, आप बीजेपी में आ गए हैं, तो ये तो वैचारिक मतभेद तो होगा ही ना, इसमें क्या दिक्कत? बहुत अच्छी बात है, आप मेरे परिवार पे आए, ये अच्छी बात है। आपको नहीं, वो हमारे भी बड़े भाई हैं, दोस्त हैं भाई, वो बात तो कर सकते हैं ना। मेरे भाई और मुझ में एका नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो हम तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि हम एक, वैसे तो आप शायद महाभारत पढ़े नहीं होंगे खुर्शीद भाई, आपको महाभारत भी पढ़नी चाहिए। एक सेकंड, महाभारत की लड़ाई भी जो हुई थी ना, वो परिवार के जनों के बीच में ही हुई थी। ठीक है, पांडव और कौरवों में लड़ाई हुई थी सिद्धांत को लेकर। मेरे भाई साहब परिवार के साथ है, मैं देश के साथ हूं। समस्या यही है कि आप लोगों को परिवार के आगे देखना नहीं है। भाई जवाब मैं जरूर देश देंगे, के साथ, भाई जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात, नहीं भाई को बुला के आप बिठा के जवाब भी लीजिए जी। मेरा ये कहना ये है, आपने बड़ी भाई भाई की बात की ना, अब मैं इनको बोलूं, तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े सांसद ममता बनर्जी के बाद कोई बड़े नेता है सौगत रॉय, ठीक है। सौगत रॉय के सगे भाई तथागता रॉय बीजेपी में। इनको सिर्फ आएगा केवल कहना, केवल छोटे से एक प्रवक्ता भाजपा कोई एक दो सवाल ले लेते हैं। सौगत रॉय जी से भी पूछ लेना कभी कि तुम्हारे भाई भाजपा में क्यों है। बड़ा दिल दिखाइए, 1-2 सवाल ले लेते हैं। मेरे पास समय क्या अभाव है? नहीं समय का अभाव है आज। नहीं मेरे पास, मुझे 7 बजे पूछना है। नहीं नॉट पॉसिबल। नहीं नॉर्मल का सवाल नहीं है, मैं सवाल से नहीं, समय क्या अभाव है, मैं प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए समय का। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है।